Hey guys, welcome to my YouTube channel. So today we will be reading NCRT of chemical coordination and integrations, and we will be discussing about some of the important concept and the topics through which many of us, the students, NEET aspirants or board aspirants, find it difficulty to being recall and by memorizing it. So we will be finding some easy concepts to deal with it. Okay, so let's do it. So it's all about chemical coordination and integration. Let us start the reading. Here as okay, you have already learned that the neural system provides point-to-point rapid coordinations among organs. The neural coordination is fast but short-lived. As the nerve fiber do not innervate all the cells of the body, and the cell's function needs to be continuously regulated. A special kind of coordination and integration has to be provided. This function is carried out by hormones. The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiology of the function. The physiology of the function. So here it is talking about that. यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे जो न्यूरल सिस्टम होता है हम लोग का प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन देता है, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव। तो जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है, वैसे अपन हैंड मूव करते हैं, अपन मूवमेंट करते हैं, तो वो शॉर्ट लिव्ड होता है। परमानेंटली हम लोग हमेशा तो मूवमेंट नहीं करते रहते हैं ना। तो वो चीज़ बोल रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो नर्व फाइबर होता है ना हम लोग का, डू नॉट इंटरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। तो वो इंटरवेट नहीं कर पा रहा है ऑल पूरे सब शरीर के पूरे सेल में। तो हम लोग को एक स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन चाहिए जो कि बॉडी के हर एक कोने कोने सेल्स में प्रोवाइड हो सके। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक न्यूरल सिस्टम होता है। न्यूरल सिस्टम मतलब जो ब्रेन वगैरह जो न्यूरॉन से रिलेटेड होता है, और इंडोक्राइन जो हार्मोन सिक्रीज करता है ना, उसको इंडोक्राइन सिस्टम बोल रहे हैं। जो कि फंक्शन जॉइंटली कोऑर्डिनेट और रेगुलेट, मतलब दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट करेगा और रेगुलेट करेगा हम लोग का फिजियोलॉजी ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे फिजियोलॉजी मतलब बॉडी के जो अंदर चेंजेस हो रहा है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अब देखो, तो अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ में जा रहे हैं। अब इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड आर कॉल्ड डक्टेड ग्लैंड। तो मेन फंक्शन इज मेन, जो इसका इंडोक्राइन ग्लैंड का वो है, मेन है हार्मोन सिक्रीट करना। देयर सिक्रीशन इज कॉल्ड आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स। तो इसमें डक्ट नहीं होता। देखो दो टाइप का होता है, एक डक्टलेस होता है और एक डक्ट होता है। तो जो डक्ट होता है ना, जैसे अपन का मैमरी ग्लैंड में डक्ट होता है, डक्ट प्रेजेंट होता है तब जाके उससे फीमेल में मिल्क प्रोड्यूस होता है। और लेकिन इसमें जो होता है डक्टलेस होता है। डक्टलेस इन द सेंस मतलब स्कैटर्ड सेल्स होगा और वहाँ पे टिश्यू होगा। कोई स्पेशल टाइप का ग्लैंड नहीं है। जैसे लिवर हो गया, लिवर एक होता है, उसमें ग्लैंड है, लिवर एक ग्लैंड है, ठीक है। तो वो उसमें वो स्पेशल टाइप का ऑर्गन फॉर्म किया हुआ है ना। लेकिन स्कैटर्ड सेल में कुछ स्पेशल टाइप का फॉर्मेशन नहीं होता है ना, स्पेशल शेप नहीं बनता है। तो उसको अपन बोलते हैं मतलब डकलेस ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स of chemical produced by endocrine gland and released into the blood and transported to a distinctly located target organ has current scientific definition as follows। तो उसका एक हार्मोन का साइंटिफिक डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। तो वो नॉन न्यूट्रिएंट्स होता है, मतलब
न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या होता है? विटामिन्स और मिनरल्स, इसी को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो बॉडी के ग्रोथ में प्राइमरी फंक्शन करता है ना, उसी को न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और नॉन न्यूट्रिएंट क्या होता है? जिसमें जो बेसिकली एनर्जी रिलेटेड नहीं होता है, मतलब इन द सेंस कि वो बॉडी के चेंजेस में तो काम कर रहा है, लेकिन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट नहीं है उसमें, कुछ विटामिन्स नहीं है, वो उस टाइप का बात कर रहा है, ठीक है। केमिकल्स होते हैं विच एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। मतलब ट्रेस अमाउंट इसलिए बोल रहा है क्योंकि अब जैसे कोई ऑर्गन है, ठीक है, तो कोई ऑर्गन को उतना ही अमाउंट अपन हार्मोन देंगे जितना उसको नीड होगा। अब उससे ज़्यादा दे देंगे तो वो ज़्यादा वर्क करेगा, और फिर जो दूसरे ऑर्गन को वो टारगेट कर रहा है, टारगेटेड ऑर्गन, उसको हार्म करेगा। अब हार्म करेगा तो हम ये नहीं चाहते ना हार्म करे, तो इसलिए ट्रेस अमाउंट मतलब जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है उतना ही देंगे उसको। समझ रहे हो बात को? तो ये हम लोग का डेफिनेशन हो गया। अब जो न्यू डेफिनेशन है, न्यू डेफिनेशन कवर अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स पोजेसेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम with a few hormones where large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the vertebrates. The human endocrine is described here. तो यहाँ पे बोला कि हम लोग का बहुत सारा कवर्स, बहुत सारा एक न्यू मॉलिक्यूल इन एडिशन कवर कर रहा हार्मोन्स, ठीक है, सिक्रेटेड बाई ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड डकलेस ग्लैंड होता है, जो डायरेक्टली किसमें जो डायरेक्टली ब्लड पे ड्रेन कर रहा है अपना सब्सटेंसेस, ना कि उसमें कोई कैपिलरीज है, या फिर उसका ना कि पर्टिकुलर कोई ब्लड वेसल्स है, या फिर ना कोई उसका स्टोरेज ऑर्गन है, ऐसा कुछ नहीं है उसके पास, ठीक है। तो वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, रिलीज कर दे रहा ब्लड में, और ब्लड के थ्रू अपन का ऑर्गन में वो टारगेटेड ऑर्गन में जाके सप्लाई हो रहा, ठीक है। और फिर इस पे बोल रखा है कि in addition to the hormones secreted by organized endocrine gland. अब invertebrate possesses a very simple endocrine system with few hormones, whereas large number of chemical act as hormone and provide coordination for the तो इनवर्टिब्रेट जो होता है, जैसे अपन अपने पढ़े थे फाइलम, फाइलम स्टार्टिंग का जो फाइनल था, है ना, वहाँ से लेके पॉरीफेरा से लेके जो एस्कियल मिनटस नॉन कॉर्डेट्स वगैरह इनवर्टिब्रेट्स जो था, है ना, तो उस पे बोला कि वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है विथ फ्यू हार्मोन्स होता है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग का वर्टिब्रेट्स होता है, वर्टिब्रेट में बहुत सारे, देखो, बहुत सारे नंबर ऑफ हार्मोन्स होते हैं, प्रोवाइड ए कोऑर्डिनेशन टू द वर्टिब्रेट, ठीक है। ये समझ में आया अपन को? अब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज सेल। डिफ्यूज सेल मतलब स्कैटर्ड सेल, है ना, सेल टू लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। अब उस पर एग्जाम्पल दे रखो, पिट्यूटरी दिया हुआ है, पिट्यूटरी दिया हुआ है, हाँ पिट्यूटरी दिया हुआ है, फिर देखो पीनियल दिया हुआ है, फिर थायराइड दिया हुआ है, एडर्नल दिया हुआ है, पैनक्रियाज दिया हुआ है, पैराथायरॉयड दिया हुआ है, थाइमस दिया हुआ है, ठीक है, और गोनेट्स। गोनेट्स टेस्टिस इज मेल और ओवरीज इन फीमेल का, ठीक है। क्या हो गया ये?
काम ही नहीं कर रहा। अब काम कर रहा है। तो हम लोग पढ़ा, पिट्यूटरी पढ़े, पीनियल पढ़े, थायराइड पढ़े, एड्रेनल पढ़े, पैराथायराइड पढ़े, थाइमस और गोनाड्स पढ़े, ठीक है। गोनाड्स टेस्टिस इन मेल और ओवरीज आर ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडीज में होता है, ठीक है। इन एडिशन ऑफ दिस सम अदर ऑर्गन जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ऑल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, है ना, वो भी प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को। A brief account for the structure and function of major endocrine system and hypothalamus of a human body is given in the following section। तो हम लोग का ब्रीफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन का कि कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक को पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अब देखो इसमें दे रखा है, एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफेलोन। डायंसिफेलोन ब्रेन में जैसे हम लोग ने पढ़ा था, रिकॉल करवा देते हैं। आगे में फोर ब्रेन होता है, बीच में मिड ब्रेन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइंड ब्रेन होता है, जहाँ की यहाँ पे सेरिबेलम होता है हाइंड ब्रेन का, है ना। तो यहाँ पे जो हाइपो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में तीन पार्ट होता है, डायंसिफेलोन हो गया, है ना, मतलब डाइंसिफेलॉन मिड ब्रेन को बोला जाता है, बेसल पार्ट ऑफ इतना डाइंसिफेलॉन मतलब फोर ब्रेन का जो बेसल पार्ट होता है उसी में डाइंसिफेलॉन होता है, बेसल पार्ट ऑफ डाइंसिफेलॉन। यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है ना। हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, ऐसा ऐसा हम लोग ने डायग्राम एनसीईआरटी न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन में दे रखा है। तो यहाँ पे देखो, it regulates a wide spectrum of body functions. It consists of several group of neurosensory cell and called as nuclei। तो न्यूरोसेंसरी सेल का नाम इसने क्या दे दिया, न्यूक्लियाई दे दिया। किसमें? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस जो यहाँ पे होता है ब्रेन में, मिड ब्रेन में, तो उसका नाम दे दिया इसने न्यूक्लियाई, विच प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ hormones। However, the hormones produced by hypothalamus are two types। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, एंड एक होता है इनिबिटिंग हार्मोन विच इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो पिट्यूटरी यहाँ पे होता है, पिट्यूटरी मिड ब्रेन के नीचे में, है ना, एक इन्फर्निबुलम से अटैच होता है, सेला टर्सिका कैविटी में होता है पिट्यूटरी, है ना। तो यह हाइपोथैलेमस क्या करता है, अपना जो इसका अपना जो हार्मोन है ये भेजता है पिट्यूटरी को। ये दो टाइप का हार्मोन होता है, एक होता है इनिबिटिंग होता है और एक होता है प्रमोटिंग होता है, ठीक है। इनिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन। तो आर हो गया और हाई। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है कि वो जाके ये कैसा होता है कि वो जाके इसको रिलीजिंग हार्मोन अगर पिट्यूटरी से निकल रहा तो टारगेटेड ऑर्गन में जाके ये क्या करेगा, उसका सिक्रेशन को रिलीज करवाएगा, और रिलीज करवाएगा तो वो जाके दूसरा जो अपना फंक्शन है उसको बढ़ा देगा, उसको इंक्रीज कर देगा फंक्शन को। और इनिबिटरी फंक्शन क्या होता है, इनिबिटरी फंक्शन में अपन ऐसे करते हैं, देखो इनिबिटरी अगर पिट्यूटरी पे गया और वो जाके अगर रिलीज हो रहा है इनिबिटरी हार्मोन, तो वो टारगेटेड सेल, जो टारगेटेड सेल था उसको रोक देगा, उसको रोक देगा, बोलेगा नहीं, मतलब इनिबिट कर देगा, तो वो हार्मोन नहीं रिलीज होगा, और जो टारगेट जो फंक्शन हो रहा था उसका डिक्रीज हो जाएगा, मतलब उसका फंक्शन रिक्वायर्ड नहीं था इसलिए। तो यहाँ पे ऐसे हमने पढ़ा। तो देखो फॉर एग्जांपल अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड एज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच, है ना। तो ये कैसा है जीएनआरएच, जीएनआरएच एक रिलीजिंग हार्मोन है, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी।
तो हम लोग का सोमैटोस्टैटिन इनिबिट कर देता है द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी. दीज हार्मोन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पासेस थ्रू एन एक्सॉन. एक्सॉन से पास होता है और रिलीज इनटू द नर्व एंडिंग. नर्व एंडिंग हमने जब एक्सॉन पढ़ा था, याद करो, तो उसमें एक एक्सॉन सेल बॉडी था, ठीक है, ऐसे करके सेल बॉडी था, बीच में न्यूक्लियाई था, है ना, ऐसे जाके एक नर्व एंडिंग, फिर यहाँ पे नर्व एंडिंग, बहुत सारा नर्व एंडिंग था, एक्सॉन जाके नर्व एंडिंग. तो ये सेल बॉडी साइटोन था, साइटोन ये एक्सॉन है, नर्व एंडिंग यहाँ पे यहीं पर ही सिनेप्सिस होता था. तो वो चीज़ यहाँ पे बोल रहा है इसने कि यहाँ पे देखो, द हार्मोन आर ओरिजिनेटिंग हार्मोन एंड पासेस थ्रू एक्सॉन एंड रिलीजिंग इनटू द नर्व एंडिंग. तो हार्मोन एक्सॉन में, जैसे ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ से बन के इसमें सेल बॉडी में जा रहा, सेल बॉडी के द्वारा एक्सॉन से होते हुए ये नर्व एंडिंग में जाके रिलीज हो जा रहा हार्मोन, ठीक है. अब दिस हार्मोन रीचेज द पिट्यूटरी. Releases pituitary gland through a post-circulating system and regulate the functioning of anterior pituitary. The posterior body is under direct regulation of hypothalamus. तो देखो, हम लोग पिट्यूटरी, ये जैसा पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जिसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस. न्यूरो हाइपोफाइसिस देखो डायरेक्ट रेगुलेशन में कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस का. और ये जो है, ये तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी देख लो, इसका अपना यहाँ पे सेल्स है. ये जैसे एक्सॉन यहाँ से पोर्टल सिस्टम वो होता है जहाँ पे बहुत सारे कैपिलरीज का बिटवीन दो डिफरेंट पार्ट्स में कनेक्शन होता है ना. तो कनेक्शन यहाँ पे देखो, इसका अपना सेल से रिलीज हो रहा, ये एक्सॉन भेजा, लेकिन एक्सॉन में पोर्टल सिस्टम में ड्रेन आउट कर दिया. इसने जो हार्मोन था यहाँ का, उसने ड्रेन आउट कर दिया पोर्टल सिस्टम को, फिर इसके द्वारा यहाँ पे आया, और यहाँ पे इसने अपना जो सेल है या सराउंडिंग सेल, उसने अपना मतलब उस हार्मोन को उस हार्मोन के प्रेजेंस में इनिबिट और रिलीजिंग हार्मोन ने अपना प्रोड्यूस किया वापस सर्कुलेशन में, पोर्टल सर्कुलेशन में, और ये जाके बॉडी में चल गया. तो इसको ये कैसा हो गया, तो ये जो फंक्शन है ना अपना, ये फंक्शन जो रेगुलेशन था अपन का, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हम लोग ने पढ़ा. पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कंट्रोल होता है, बल्कि जो एंटीरियर पार्ट जो एडिनो हाइपोसिस है, उसमें डायरेक्ट रेगुलेशन नहीं होता है. तो वही चीज़ इसने हाइपोथैलेमस का इसने लास्ट पैराग्राफ में बोला कि डायरेक्ट रेगुलेशन में होता है, और वो डायरेक्ट रेगुलेशन में नहीं होता है. अब देखो, अब पिट्यूटरी हार्मोन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो पिट्यूटरी हार्मोन क्या, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें से जो हार्मोन निकलता है उसको पिट्यूटरी हार्मोन बोलते हैं. अब देखो, यहाँ पे जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड एज सेला टर्सिका. तो हम लोग ने पढ़ा था कि जो यहाँ पे नीचे में ये जो कैविटी में रहता है, उस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका, मतलब बोनी कैविटी का नाम ही हमने दे दिया सेला टर्सिका. इट अटैच टू अ बाइड ऑफ इन्फेंडिबुलम. तो ये जो अटैच हो रहा है हाइपोथैलेमस से, इसी को अपन बोलते हैं इन्फेंडिबुलम, और ये स्टॉक होता है, ठीक है. अब इट इज़ डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनो हाइपोसिस और न्यूरो हाइपोसिस. एंटीरियर को बोलते हैं, ए से ए याद कर लेना एंटीरियर, और न्यूरो हाइपोसिस पोस्टीरियर को बोलते हैं. एक और होता है, मिडिल पार्ट होता है, जो कि हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी में एंटीरियर के साथ मर्ज हो जाता है, और बाकी सब ऑर्गन में ये परजिस्ट होता है, बाकी सब
उसमें किसी किसी में हो जाता है, मैमल्स में फ्यूज़न हो जाता है, जैसे कि हम लोग का ह्यूमंस में फ्यूज़न हो गया। ठीक है। अब जैसे एडिनो हाइपोसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, है ना। पार्स डिस्टलिस इसी को बोल रहा। एडिनो हाइपोसिस मतलब जो एंटीरियर पार्ट था उसमें दो पार्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक होता है एंटीरियर पार्स डिस्टलिस और एक होता है पार्स इंटरमीडिया। ठीक है। अब देखो, द पार्स डिस्टलिस रीजन ऑफ द पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन। तो जो डिस्टलिस होता है ना, डिस्टलिस मतलब यहाँ पे तो वो क्या करता है, वो सिक्रेट कर रहा हार्मोन्स, ग्रोथ, देखो हार्मोन सिक्रेट कर रहा, और उन हार्मोन्स का नाम अपन कैसे याद करेंगे वो बताते हैं। ग्रोथ हार्मोन हुआ, ठीक है, प्रोलैक्टिन हुआ। तो ग्रोथ हार्मोन बेसिकली बॉडी का ग्रोथ में कर देगा, ब्रोन का लेंथ बढ़ाएगा या फिर बॉडी का ग्रोथ में। अब प्रोलैक्टिन याद करो, हम लोग ने मिल्क फॉर्मेशन में रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। प्रोलैक्टिन से मिल्क सिक्रीशन, मिल्क बनता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, और सिक्रीशन भी होता है, लेकिन जो जो ऑक्सीटोसिन होता है वो जाके जो वहाँ का जो लोब है उसको कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और आउटकम मतलब लोब्यूल में सिक्रीट करता है वो। तो मेन प्रोडक्शन का काम किसका है, प्रोलैक्टिन का, है ना। अब जो थायराइड, अब तो एक होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, ये जाएगा थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में जाएगा, थायरोक्सिन प्रोड्यूस करेगा। और थायरोक्सिन बहुत सारा मेटाबॉलिज्म में, बीएमआर में इम्पोर्टेंस होता है, उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है ना। टीएसएच बोलते हैं उसको शॉर्ट में। एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपी हार्मोन, है ना। ट्रॉपिक हार्मोन वो होता है जो कि कहीं जाके, जैसे एक ऑर्गन से रिलीज हुआ, एक ऑर्गन है वो जाके रिलीज हुआ, और यहाँ से इस दूसरे ऑर्गन से अगर रिलीज हुआ, ऑर्गन मतलब पार्ट्स हम बोल रहे हैं इन द सेंस, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इस पार्ट से ये सिक्रेट हुआ हार्मोन, इसको ट्रॉपिक हार्मोन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो नेक्स्ट ऑर्गन का फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है। तो किसी और का जो हार्मोन, जो और का फंक्शन को बढ़ा दे रहा है आगे वाले को, उसको ट्रॉपिक बोल रहे हैं, है ना। ट्रॉपिक हार्मोन एक ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या होता है कि जब ओवा बनता है, ओवा का प्रोडक्शन होता है ना। तो ओ मतलब ओवा का फॉर्मेशन होता है, फॉलिकुल्स जेबलेट करता है जो। तो एलएच के प्रेजेंट पे, एलएच सर जो होता है, याद करो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में डे 14 में अपन ने देखा था एलएच सर्च पीक में होता है, और वो पीक के दौरान जो टर्सरी जो एंट्रम फ्लूइड मतलब टर्सरी ओवा होता है, उसमें अगर एलएच आ जाता है तो यहाँ से वो क्या करता है, मेम्ब्रेन को ब्रेक करके ओवा का सिक्रेशन करा देता है फॉलिकल में, इसमें किसमें, तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब में। तो फेलोपियन में सिक्रीट कराने का काम किसका, ये एलएच का है। और ये इस्ट्रोजन के साथ, प्रोजेस्टेरॉन के साथ, दोनों के साथ किसी के साथ ये एंड मतलब साथ में काम करता है। जैसे एलएच बढ़ गया तो इस्ट्रोजन बढ़ा देगा, फिर प्रोजेस्टेरॉन घटा देगा, ऐसा कुछ इसका एंटागोनिस्टिक फंक्शन भी होता है उसके साथ, हम लोग का बॉडी का हॉर्मोन्स के साथ। अब देखो यहाँ पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FHS, ये क्या करेगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराएगा, और एलएच आके क्या करेगा, ओवा का रिलीज करा देगा फेलोपियन ट्यूब में। एक पास इंटरमीडिया सिक्रीट्स ओनली वन हार्मोन। तो प्लास इंटरमीडिया, देखो यहाँ जो मिडिल वाला था ना, मिडिल वाले ही को ये फ्यूज करवा दिया आइडिनो में, और उसी का नाम दे दिया इसने पास्ट इंटरमीडिया। और वो एक ही हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स क्या करता है, हम लोग का जो शरीर मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, ये मेलेनिन सिक्रेट करवाएगा। और मेलेनिन क्या करता है, हम लोग का जो बॉडी का कम्प्लेक्शन होता है फेयर और डार्क, उसमें क्या करता है, ये पिगमेंट होता है मेलानिन। पिगमेंट का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो डार्क ज़्यादा होगा आदमी, है ना। तो वो कम होगा तो आदमी फेयर ज़्यादा होगा। तो उसका उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो, हाउएवर इन द ह्यूमन द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टलिस।
तो इंटरमीडिया जो है वो पास डिस्टलिस एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट ही दोनों है ना, तो फ्यूज हो जाता है, वो भी बता दिया इसने। Neurohypothesis past nervosa, also known as posterior pituitary, store and release two hormone oxytocin and vasopressin, which are actually synthesized by hypothalamus and transported axonally to neurohypothesis। तो हमने जैसे पढ़ा था ना, ये डायरेक्ट कंट्रोल में होता है हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस दो ऑक्सीटोसिन और एक वासोप्रेसिन एडीएच जो होता है वो जाके सिक्रीट करता है, और ये सिक्रीट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर कर लेता है, और जब इसका रिक्वायरमेंट होगा तो ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये सिक्रीट करेगा। तो हमने ऐसे बढ़ा था, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग जो ओवर सिक्रेशन है ग्रोथ हार्मोन का, वो मतलब ग्रोथ हार्मोन बेसिकली हम लोग देखने जा रहे हैं का ओवर सिक्रेशन और का कम सिक्रेशन से क्या क्या इफेक्ट होता है। तो देखो, ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू डाइजेनेसिस। तो जाइजेंटिज्म बहुत बड़ा हो जाता है आदमी, मतलब विशाल हो जाता है एकदम। जाइजेंट मतलब लार्ज ही होता है, ठीक है। अब लो सिक्रेशन अगर जियो हो गया जीएच का, तो वो रिजल्ट स्टंट ग्रोथ कर देगा, मतलब वो छोटा रहेगा आदमी। तो उसी को बोलते हैं रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी डार्फिज्म। डार्फिज्म मतलब छोटा होता है। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्पेशली एट द मिडिल एज are result in the severe disfigurement, especially the face acromegaly, which may lead to the serious complication and premature death if affirmed। तो एक्रोमेगरी देखो, ये जो बोला ना इसने डाइजेंटिज्म और पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, ये हमारा बचपन का एज में बोला। लेकिन जो अडल्ट में अगर ऐसा केस हो गया कि बहुत एक्सेसिव ग्रोथ हो गया, मतलब सिक्रीशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का, तो एक्रोमेगली हो जाता है। इसका बेसिकली एग्जांपल होता है, देखो द ग्रेट खली सर को देखना, उनका जो चिन होता है, चिन बढ़ा है ना, फेस उनका चौड़ा हो गया, फेस उनका इन्लार्जमेंट हो गया, और बॉडी उनका बहुत बड़ा है एक्रोमेगली जैसा। तो उनके रिस्पेक्ट में उनको तो पता चल गया। इसलिए यहाँ पे अगर अगर किसी को नहीं पता चलता है, मान लो किसी को एक्रोमेगली है, उसको नहीं पता चला, तो वो सीरियस प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, जैसे प्रीमेच्योर डेथ हो गया, ठीक है। द डिजीज इज़ हार्ड टू डायग्नोस इन द अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में नहीं पता चलता क्योंकि बंदा बहुत फिट रहता है, एंड ऑफन गुड अनडिफेक्टेड फॉर मैनी ईयर्स टिल अनचेक इन द एक्सटर्नल फ्यूचर बिकम नोटिसेबल, ठीक है। अब देखो, ये तो हमारा हो गया ग्रोथ हार्मोन का। अब हम लोग इसमें आते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का क्या काम करता है? रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। तो ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड भी करेगा और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क भी करेगा। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। एसीएच क्या करेगा? एसीएच का फंक्शन क्या होता है? तो एसीएच एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन क्या करता है? स्टिमुलेट एंड सिंक्रीशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन called as glucocorticoids from the adrenal cortex. LH and FHS stimulate gonadal activity and hence are called as gonadotropic in male। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो कि ACH क्या करेगा? जाके वो जो एडर्नल ग्लैंड है, जो किडनी के ऊपर में होता है ना, किडनी मान लो ऐसे है, तो उसके जो ऊपर में एड्रेनल होता है, एड्रेनल ग्लैंड में जाके एसीटी जाके एक्ट करेगा, और वो जाके सिक्रीट करेगा स्टीरॉयड हार्मोन, उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। और एक कॉर्टेक्स से होता है, मेडुला से कैटेकोलामाइन सिक्रीट होता है, वो अभी हम पढ़ेंगे हम लोग जाके जब एड्रेनल ग्लैंड पढ़ेंगे। एलएच क्या करता है? देखो, मेल में एलएच का फंक्शन होता है द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एज एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस। तो ये जो एंड्रोजन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? जो इंटरस्टिशियल सेल होता है बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उससे जाके एंड्रोजन सिक्रेट हो रहा है। और इसी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं अपन स्टेरॉयड के टर्म में? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। इन मेल्स एफएच एज एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। एफएचएस और एंड्रोजन जाके दोनों मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। और एक फीमेल में LH induces ovulation of fully mature Graafian follicle and maintain the corpus luteum
फॉर्म फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ ग्रामीण फॉलिकल। ठीक है, फीमेल में क्या होता है, जो एलएच क्या करता है ना, इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल। हमने बताया था ना ऊपर में कि ओव्यूलेशन कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ओव्यूलेशन करा रहा वो कौन करा रहा, एलएच करवा रहा, और जो डेवलपमेंट करा रहा फॉलिकल का वो एफएसएस करवा रहा, और मेंटेन भी करता है कॉर्पस ल्यूटियम को फॉर द रेमिनेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। मेंटेन का भी काम इसी का है। अब देखो, आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है ना, एफएचएस स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन द फ्लेयर। आफ्टर ओवुलेशन ये इसके बात कर रहा था, ठीक है। अब अलग का गया एफएचएस का, एफएचएस स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड, वो तो हमने बता दिया। इन फीमेल एमएसएच मेलानोसाइट, जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, एक्ट ऑन द मेलानोसाइट मेलानिन कंटेनिंग सेल्स एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ठीक है। ऑक्सीटोसिन एक्ट एज ए स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। ये दो जगह होता है, एक हमारा मेमोरी ग्लैंड में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तब जाके सिक्रीशन ऑफ ब्लड होगा। देखो इन फीमेल दे रखा है, इट स्टिमुलेट विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटराइन, है ना। ये यूटराइन मसल्स होता है, 3 मसल्स होता है। तो जो मायोमेट्रियम होता है ना, मिडिल वाला मसल्स, उसका कॉन्ट्रैक्शन ये कराता है, ऑक्सीटोसिन कराता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ पार्चुरेशन जब होता है, मिल्क एजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। वासोप्रेसिन एक्ट्स मेनली ऑन द किडनी एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल। तो जो डिस्टल ट्यूब्यूल है उसमें रीअब्जॉर्प्शन का काम भी इसी ने करवाना है। देयर बाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन डायूरेसिस, हेंस इट इज कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच भी बताते हैं। वासोप्रेसिन का इसने काम बताया। ठीक है। अब एट इम्पेयरमेंट, यहाँ से हम लोग कलर चेंज करते हैं। एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसाइजिंग एंड रिलीज ऑफ एडीएच result in the diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. This is called as diabetes insipidus। तो ये बहुत कॉमनली डिजीज है, इसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। तो इसमें होता क्या है, देखो, अगर एडीएच का सिक्रेशन कम हो गया, तो सिक्रेशन कम हो गया तो जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब जो कलेक्टिंग हम लोग जो बोल रहे थे डिस्टल ट्यूब्यूल्स में, है ना, तो उसमें परफोरेशन क्रिएट नहीं होगा। परफोरेशन क्रिएट नहीं होगा तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, यूरिन एक्सेसिव लॉस होगा। यूरिन का एक्सेसिव लॉस होगा तो वाटर में मतलब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी का कमी हो जाएगा। तो उसी को बोल रहे हैं डायबिटीज इंसिपिडस। जो आदमी लोग बहुत बार टॉयलेट जाता है तो उसमें एडीएस का सिक्रीशन कम हो रहा है, या फिर ज़्यादा पानी, देखो अगर ज़्यादा पानी पिएगा तो बॉडी में ऑलरेडी वाटर है है ना, वाटर जितना रिक्वायरमेंट है उतना है, एक्सेसिव लॉस हो जाएगा। तो उस केस में डायबिटीज इंसिपिडस नहीं बोलेंगे अपन, क्योंकि उस समय में बॉडी है, डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा। तो इसका दोनों फंक्शन होता है कि डिहाइड्रेशन है तभी बोलेंगे अपन कि उसको इंसिपिडस है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखो दे रखा है, ये जो है ना, ये थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड देखो, ये वोकल कॉर्ड है अपन का, ये ट्रैकिया है, ठीक है। और ये जो बटरफ्लाई लेग इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बटरफ्लाई साइड को देखो, ये आगे का हो गया, ये आगे वेंट्रल व्यू है ये, ठीक है। ये थायराइड यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, फॉलिकल्स होता है अंदर में। उसी में फॉलिकल्स के अंदर आयोडीन का प्रोडक्शन होता है, I3 और I4 टेट्रा आयोडोथ्योरिन ऐसा होता है, T4 और T3 बोलते हैं अपन हम लोग, है ना। तो फिर ये, और ये डॉर्सल व्यू, डॉर्सल में पीछे से, तो पीछे से 4 यहाँ पे कनेक्शन नहीं होता है। ये कनेक्शन को अपन इस्थिमस बोलते हैं, जो कनेक्शन वेंट्रल साइड में होता है ना। तो तुम ऐसे याद कर लेना, वोकल कॉर्ड है तो वेंट्रल साइड में थायराइड ग्लैंड होगा, और पीछे जो होता है डॉर्सल साइड में पैराथायराइड होता है। बस ऐसे याद कर लेना।
है ना। चार वो होता है, चार लोब प्रेजेंट होता है पैराथोराइड का। ठीक है, देखो देखते हैं हम लोग। तो पहले पीनियल ग्लैंड का बात बता दिया इसने। एक पीनियल ग्लैंड होता है ना जो डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, मतलब जैसे हम लोग पढ़े थे ना ब्रेन में, या हम लोग ब्रेन बनाते एक, तो ब्रेन में ऐसे पढ़े थे हमने। तो ब्रेन में ये जैसे फोर ब्रेन है ना, तो यहाँ पे डोर्सल साइड, ये तो मिड ब्रेन हो गया, तो ये मिड ब्रेन हो गया। तो यहाँ पे जो डोर्सल साइड होता है मिड ब्रेन का, फोर ब्रेन का, डोर्सल साइड यहाँ पर ही हो सकता है। क्या हो गया ये, हाँ यहाँ हो सकता है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। पीनियल सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड एज मेलाटोनिन। अब देखो, मेलाटोनिन और मेलानिन दोनों एंटागोनिस्टिक रिलेशन है, समझ रहे हो। मतलब दोनों अपोजिट फंक्शन करता है। मेलानिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी रिदम। बॉडी रिदम 24 जो रिदमिक साइकिल होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेलानिन, मेलाटोनिन, है ना। फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल्स, बॉडी टेम्परेचर। इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो influence metabolism and pigmentation of the menstrual capabilities। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है अपन का बॉडी का, जो मतलब रिदम साइकिल, कोई भी बॉडी का साइकिल रिदम होता है ना, उसी को कंट्रोल करता है। मतलब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, फिर मेटाबॉलिज्म का भी काम करता है, स्लीप वेक भी करता है। देखो हम लोग ने ऊपर में पढ़ा था, हम लोग ने इसका जो एंटागोनिस्टिक था मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो एक मेलानोसाइट था जो कि सिक्रीट करा रहा था। किसका सिक्रीट करा रहा था, यहाँ पे देखो हम लोग ने पढ़ा था ना, मेलानिन का, मेलानिन का सिक्रीट करवाता था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन का सिक्रेटर करा रहा। तो मेलानिन जो था ऊपर में ना, वो डार्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो अगर मेलानिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेलाटोनिन, तो आदमी डार्क होगा, है ना। मतलब कंप्लेक्शन का बात कर रहे हैं अपन, पिगमेंटेशन का। अरे वही मेलानिन अगर कम है और मेलाटोनिन ज़्यादा है, तो आदमी का कंप्लेक्शन फेयर होता है। तो इसलिए दोनों एंटागोनिस्टिक फंक्शन होता है। अब हम लोग आते हैं थायराइड ग्लैंड पढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होता है, ये हम लोग का जो गला होता है, गला में प्रेजेंट होता है ना। द थायराइड ग्लैंड इज कम्पोज ऑफ टू लोब्स लोकेटेड ऑन आइदर ऑफ द साइड ऑफ द ट्रैकिया। इसी को बोल रहा है टू लोब्स, इसी को बोलता है एक लोब, यहाँ दो लोब, ठीक है। टू लोब आइदर साइड ऑफ बोथ आर लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद द थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू, उसको स्टिमस बोलते हैं। तो इसी को स्टिमस बोल रहा, थिन कनेक्टिव ट्यूब का होता है, थिन कनेक्टिव टिश्यू का होता है, ठीक है। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यू। तो अंदर में ये जो है ना, इसको अगर तुम काट के देखोगे ना, मतलब ऐसा साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व किया है, मान लो ये है, तो अंदर में छोटे 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 फॉलिकल्स होते हैं, इसी में आयोडीन का प्रोडक्शन होता है। तो वही उसने बोला है, ईच थायरॉइड follicles is composed of follicle cells enclosing a cavity, and these follicle cells synthesize two hormone tetraiodothyroidine T4 and triiodothyroidine T3। Iodine is essential for normal rate of hormone synthesis of the thyroid gland. Deficiency of iodine in our diet result in hypothyroidism and enlargement of the thyroid gland commonly called as goiter। तो तुम देखोगे
ये जो पहाड़ी लोग होते हैं, पहाड़ी लोग और हम लोग का जो, ऐसे याद कर लो, देखो पहाड़, पहले हम बता रहे डिफिशिएंसी होता है अगर इसका आयोडीन का डाइट में, तो हम लोग का क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे सिम्टम्स होता है, कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो जो नेक होता है ना, नेक में उसमें गोइटर टाइप का प्रेजेंट होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है नेक में। मान लो ये नेक है, तो यहाँ पे इनलार्जमेंट हो गया, फिर यहाँ पे इस साइड में हो गया इनलार्जमेंट, कभी मतलब एक ही होगा तो किसी तरफ हो जाता है ये, ठीक है। तो उससे उसको गोइटर बोलते हैं। और गोइटर कैसे होता है, गोइटर होता है पर हाइपोथायरॉयडिज्म से। अब देखो, अब हम लोग बता रहे थे पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोग में हम याद करने का ये तरीका है, ठीक है। बारिश होता है, बारिश होता है तो मिनरल्स क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो नीचे की तरफ आ जाते हैं तो वहाँ पे जो डाइट है वहाँ पे मिनरल्स में, उनके नमक में आयोडीन या फिर कुछ डाइट में आयोडीन नहीं मिल पाता है ना। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ पे मिनरल्स कुछ कुछ ड्रेन हो गए हैं, तो आयोडीन नहीं मिल पा रहा, आयोडीन नहीं मिल रहा तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जा रहा है उनको, और हाइपोथायरॉयडिज्म हो जा रहा तो गाइटर प्रेजेंट हो रहा है। इसलिए पहाड़ी लोगों को अक्सर ये पहले AIPMT का PYQs था कि 2015 का, 15 या फिर 14 का, कि जो पहाड़ी लोग होते हैं उन लोगों को ग्रॉस इनलार्जमेंट हो जाता है, वो किस लिए होता है, तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के चलते होता है, ठीक है। अब hypothyroidism during pregnancy caused defective development and maturation of growing baby, leading to stunt growth, creatism, mental retardant, interjection coefficients, abnormal skin deaf mutations, deaf mutism, है ना, मतलब बहरा। और इन एडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉजेज मीन्स इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब वही इरेगुलर हो जाता है ड्यू टू कैंसर ऑफ, अब देखो, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, due to development of nodules in the thyroid gland, rate of synthesis and secretion of thyroid hormone is increased to abnormal high level, leading to a condition called as hyperthyroidism, which adversely affect the body physiology. तो ऐसा होता है, ठीक है। तो हाइपो, देखो बहुत हाइपो का एक हम लोग को बता दिया। प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो जो बेबी का डेवलपमेंट हो वो अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे या तो स्टंट ग्रोथ हो सकता है, या तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, उसका इंटेलिजेंस क्वेश्चन कम हो जाएगा। क्वेश्चन मतलब होता है उसका पोटेंशियल, जो इंटेलेक्चुअल का होता है, जो IQ अपन बोलते हैं, IQ जो बोलते हैं वो कम हो जाता है, ठीक है। लो IQ देखो यहाँ पे लो दे रखा है। एबनॉर्मल स्किन का जो होगा वो एबनॉर्मल हो जाएगा, मतलब रप्चर रैशेस वगैरह कहीं पे आ जाएंगे, फोल्डिंग हो जाएगा कहीं पे, ठीक है। डेफ म्यूटिज्म आ जाएगा, डेफ मतलब बहरा भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे हाइपोथायरॉयडिज्म का। और फीमेल में क्या होता है, अडल्ट फीमेल में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। और नोड्यूल, अगर यहाँ पे कैंसर हो गया थायराइड ग्लैंड में, तो डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, द रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज, है ना। तो ये अलग हो गया, ये हाइपोथायरॉयडिज्म का बात बोल दिया। हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है, क्योंकि जो जितना सेल्स थे थायराइड में, जितना सेल्स थे उससे ज़्यादा सेल्स बन गया ड्यू टू कैंसर, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया किसका, इसका थायराइड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया, तो ये ज़्यादा हो गया तो हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं उसको। अब देखो, एक्सोप्थैल्मिक गोइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट ऑफ अरे characterized by enlargement of thyroid gland and protrusion of eyeball। प्रोट्रूशन मतलब होता है eyeball थोड़ा बाहर निकल जाता है ना, बाहर निकल जाता है। इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक, थायराइड रिस्पॉन्सिबल होता है BMR के लिए, तो ये ज़्यादा हो गया तो BMR भी ज़्यादा हो जाएगा। अब BMR ज़्यादा है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है शरीर में, तो फैट लॉस होगा, फैट लॉस होगा तो वेट लॉस होगा। इसी को बोलते हैं ग्रेव डिजीज होता है ना। अब देखो, थायराइड हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द BMR, वही जैसे हमने बताया BMR के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस थायराइड ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड फॉर्मेशन, मतलब इरेथ्रोपोइटिन को भी ये फंक्शन करता है,
थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, है ना। बीएमआर को कंट्रोल कर रहा तो बेसिकली इसको भी कंट्रोल करता होगा। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड इन द थायराइड हार्मोन। थायराइड gland also secrete a protein hormone called as thyrocalcitropin, which regulate blood calcium level. तो थायराइड ग्लैंड एक टीसीटी हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोटीनेशियस हो रहा है। और थायराइड ग्लैंड कैसा था? स्टीरॉयडल था, मतलब लिपिड सॉल्युबल। स्टीरॉयडल नहीं बोल सकते उसको, लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल बोलते हैं, ठीक है। T3 और T4, टेट्राथायरोआयोडीन और ट्राईआइडोथायरोडीन, ठीक है। ये था थायराइड ग्लैंड अपन ने पढ़ा। अब आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। In human, 4 parathyroid glands are present on the back side of the dorsal side. One of the east of the two lobe. The parathyroid gland secrete a peptide hormone called as parathyroid hormone. The secretion of PTH is regulated by circulating level of calcium ion. PTH hormone increases calcium level in the blood. PTH acts on bones and stimulate the process of bone reabsorption, dissolution, and demineralization. PTH also stimulate reabsorption of calcium by renal tubule, increase calcium absorption from the digestive food. It is clear that PTH is a hypercalcemic hormone. It increases the blood calcium level. Along with TCT, is playing a major important role in blood. तो देखो, पहला पहला पैराग्राफ में इसने बोला कि 4 लोब प्रेजेंट होता है, 2 लोब ऑन आइदर साइड है और डोर्सल में प्रेजेंट होता है ऑफ द थायराइड ग्लैंड, है ना। द सिक्रेशन ऑफ इज सर्कुलेटिंग सिक्रीशन। पीटीएच का क्या होता है? तो पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच सिक्रीट करता है, पीटीएच सिक्रीट कर रहा, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये रेगुलेट करता है कैल्शियम आयन को, है ना। कैसे रेगुलेट करता है? तो देखो, हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है। फूड खाते हैं तो फूड में तो कैल्शियम होता है, कैल्शियम को रीअब्जॉर्प्शन करा देता है ये। तो रीअब्जॉर्प्शन करा के ये ब्लड में ले आता है, तो ब्लड का लेवल ऑफ कैल्शियम क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो उसी को बोल रहा है हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। तो हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कौन है? पीटीएच है। और इसका जो एंटागोनिस्टिक है, एंटागोनिस्टिक मतलब इसका ऑपोजिट जो फंक्शन कर रहा है, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटा दे रहा है, वो कौन है? टीसीटी है। टीसीटी थायरोकैल्सिट्रोपिन। अपन ने ऊपर ही में पढ़ा था, प्रोटीन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है, वो विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो वो क्या कर रहा है? कैल्शियम को ब्लड कम कर दे रहा है, वो बोन में ले जाके डिपोजिशन करवा देगा कैल्शियम का, तो हाइपोकैल्सेमिक हो जाएगा वो इसका टीसीटी। पीसीटी क्या कर रहा है? हाइपर कर दे रहा है। और इसने क्या करता है, और ये अगर मान लो खाना अपन नहीं खा रहे, जैसे फास्टिंग वगैरह कुछ, और बॉडी में जो है ब्लड में उसमें रिक्वायर्ड होता है कैल्शियम का, तो ये क्या करेगा? बोन में हम लोग का सबसे ज़्यादा कैल्शियम का डिपॉजिट कैल्शियम होता है, कैल्शियम बॉडी में प्रेजेंट होता है एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें रहता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में काम होता है। उससे भी ज़्यादा किस में रहता है? बोन में रहता है, क्योंकि मेनली कैल्शियम का कंपाउंड बना हुआ है बोन, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम वहाँ से ये डीमिनरलाइजेशन कराएगा, मतलब ये उसको मिनरलाइज करके वहाँ पे बोन कर को मिनरलाइज करके वहाँ पे वो कैल्शियम को ले आएगा ब्लड में, तो डीमिनरलाइजेशन करवा दिया। लेकिन ये इसका मेनली काम क्या है? ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना, इसलिए हाइपर कैल्शियमिक वो हो रहा है। अब थाइमस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। थाइमस मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑर्गन होता है, मतलब बहुत अच्छा ऑर्गन है, मतलब ग्लैंड है, ठीक है। तुम लोग ग्लैंड ऑर्गन में कंफ्यूज मत हो ना, हम जैसे हम ऐसे जनरलाइज सबको ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये राइट टर्म है नहीं, लेकिन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि समझ में आ जाए ऐसे जनरल। अब ग्लैंड एक ग्लैंड है, और ऑर्गन ऑर्गन है। ऑर्गन जैसे हो गया लिवर हो गया ऑर्गन, किडनी हो गया ऑर्गन, है ना, हार्ट हो गया ऑर्गन, ये सब ऑर्गन है।
अब देखो द थाइमस ग्लैंड इज अ एक ग्लैंड है ये. थाइमस ग्लैंड इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर located on the between lungs. तो बिटवीन के लंग्स है, बिहाइंड स्टर्नम. स्टर्नम जो वेंट्रल जो बोन होता है, जो रिबकेज को अटैक, रिबकेज में रिब्स को आगे में अटैच करता है, उसको स्टर्नम बोलते हैं. तो स्टर्नम के पीछे होता है, देखो बिहाइंड द स्टर्नम. द थाइमस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. द ग्लैंड सिक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन, इसको थाइमोसिन बोलते हैं. थाइमोसिन प्लेज अ मेजर रोल in differentiation of T lymphocytes which provide cell-mediated immunity. In addition, thymosin also promote production of antibiotic to provide humoral immunity. Thymus is degenerated in an old individual, resulting in a decreased production of thymosin. As a result of immune responses of old person become weak. तो देखो थाइमस ग्लैंड एक ग्लैंड है, ठीक है. वो कहाँ पे प्रेजेंट है? बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, ठीक है. वो बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या रखता है? थाइमस ग्लैंड. थाइमस बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्सिबल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ये क्या करता है? मैचुरेशन करवाता है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट्स जो डब्ल्यू बी सीज है, डब्ल्यू बी सीज का डिफरेंशिएशन होता है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में. तो डिफरेंशिएशन करवा देता है टी लिम्फोसाइट का, विच प्रोवाइडेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. तुम लोग पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, इम्यूनिटीज़ बहुत सारा होता है. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का या टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होता है. जो अपन का जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है ना, जैसे ट्रांसप्लांटेशन में तुम देखोगे किसी का किडनी फेल हो गया, तो किसी और का रिलेटिव डोनर या फिर कोई डोनर ऑर्गन हम लोग डाल देते हैं ट्रांसप्लांटेशंस में. तो ट्रांसप्लांटेशन में अगर हम डाल रहे हैं तो वो जो रिजेक्शन होता है ना, ग्राफ्ट मतलब कोई ऑर्गन को बोला जाता है ग्राफ्ट. ग्राफ्ट का रिजेक्शन कर दिया हम लोग का इम्यूनिटी, अगर मतलब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना दिया हम लोग का बॉडी ने, तो उसका मेनली रिस्पॉन्सिबल ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है. तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज हम लोग टी लिम्फोसाइट से मिलता है. और टी लिम्फोसाइट्स कहाँ से मैच इसका डिफ्रेंशिएशन होता है? तो थाइमस में मिलता है. और इसी को बोलते हैं ह्यूमरल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, वही हेल्प करता है. थाइमोसिन हेल्प आल्सो प्रोडक्शन, जो थाइमोसिन जो रिलीज हो रहा था वो इससे थाइमस ग्लैंड से, पेप्टाइड हार्मोन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी का. इसका थाइमस जो होता है ना, इसका सबसे बेहतरीन चीज़ होता है, तुम लोग देखे होगे ना कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत ससेप्टेबल होते हैं कोई भी डिजीज़ के लिए, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी का कम हो जाता है ना. तो एजनिंग बढ़ता है, एजनिंग अगर बढ़ रहा है तो इम्यूनिटी कम हो जा रहा है, और इम्यूनिटी कम हो जा रहा है. इसका मेन रीज़न क्या होता है? जो थाइमस होता है हम लोग का, थाइमस जो ग्लैंड होता है, ठीक है, वो क्या होता है? धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है. डीजेनरेट हो जाता है तो इम्यूनिटी को कम कर दे रहा है इम्यूनिटी को. तो ओल्ड पर्सन वीक हो जा रहा, और जो मेजर जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हो रहा है उससे मोर ससेप्टेबल हो जा रहे हैं, उससे मोर ससेप्टेबल हो जाते हैं ये बूढ़े लोग. मतलब ओल्ड पर्सन, ऐसे बूढ़े नहीं बोलना चाहिए, ओल्ड पर्सन वी कैन से. ठीक है, आज देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट में एड्रेनल ग्लैंड. ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत इसका फंक्शन बढ़िया है. एड्रेनल ग्लैंड है, फिर पैनक्रियाज है, और फिर टेस्टिस. ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड कैसे पढ़ते हैं? आवर बॉडी हैज़ वन पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, एक पेयर होता है दोनों किडनी के ऊपर में. वन ऑफ द एंटीरियर, एंटीरियर ऊपर वाला बोलते हैं, पोस्टीरियर नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं, है ना. और आगे का वेंट्रल बोलते हैं, और इसका पीछे का डोर्सल, मतलब पीछे का डोर्सल बोलते हैं. तो ऊपर हो गया एंटीरियर हो गया, नीचे हो गया पोस्टीरियर. ठीक है, ये याद रखना, ये तुम लोग को मेडिसिन में बहुत काम देगा आगे में.
of the kidney. The gland is composed of two type of tissue. The centrally located tissue called as adrenal medulla. Outside this lies the adrenal cortex. ठीक है. The centrally located tissue is सेंट्रल पार्ट को होता है एड्रेनल मेडुला बोलते हैं, और जो बाहर का उसको एड्रेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं. ठीक है. अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. अगर अंडर प्रोडक्शन हो गया ना हार्मोन का, इसका एड्रेनल एड्रेनल कॉर्टेक्स का, तो उसमें अल्टर किस किस में चेंजेस आएगा, तो उसमें बता रहा है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आएगा, कॉजिंग अक्यूट वीकनेस, फैटिक लीडिंग टू अ डिजीज कॉल्ड एज एडिशन डिजीज. तो अगर इसका प्रोडक्शन कम हो गया तो वीकनेस आ जाएगा. वीकनेस किस लिए आएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा. तो कम हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं एडिशन डिजीज. एडिशन ने डिस्कवर किया था तो एडिशन डिजीज बोल दिया इसका. ठीक है. एडिन ने देखो एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी का बता दिया, बीच में मेडुला होता है और कॉर्टेक्स होता है. कॉर्टेक्स का भी 3 पार्ट होता है. तो वो होता है अपन हम लोग पढ़ते कैसे पढ़ते हैं हम लोग कॉर्टेक्स का 3 पार्ट. तो अंदर से देखते हैं, अंदर से मतलब बाहर से अंदर आते हैं तो GFR ऐसे ही याद कर लेना. ये रेटिकुलोसा होता है, ये ग्लोमेरुलोसा होता है, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का बेसिकली सिक्रीशन होता है, और F से फंक्शनली कुछ होता है. तो वो देख लेना. अभी तो हटा दिया इसमें, नहीं है. देखो देखो जो ना रेटिकुलोसा इनर लेयर, जो ना फैसिकुलेटा मिडिल लेयर, और जो ना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर. तो GFR करके तुम याद रख सकते हो. ठीक है. पहले इसमें पढ़ते हैं. देखो एड्रेनल मेडुला सिक्रीट 2 हार्मोन्स, इसको कैटेकोलामाइंस बोलते हैं. एड्रेनल और एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनल और नॉर एपिनेफ्रिन. कैटेकोलामाइन. एड्रेनल एंड नॉन एपिनेफ्रिन आर रैपिडली सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी, आर कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन्स और हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट और फाइट. ठीक है. इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं. दिस हार्मोन इंक्रीज अल्टरेशन पिपिलरी डाइजेशन पायलोरेक्टर, मतलब जो गूज बम्स आते हैं ना वो अचानक से, उसका भी रीज़न यही लोग हैं. बोथ ऑफ द हार्मोन इंक्रीजेज द हार्ट बीट, बढ़ा देता है द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन. देखो हार्ट बीट बढ़ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा. अब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाएगा. कैन ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज रिजल्टिंग इन increase concentration of glucose in the blood. In addition, they stimulate the breakdown of lipids and protein. एक याद रखना, अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन मतलब कार्बोहाइड्रेट का टूट रहा है ना, तो प्रोटीन और लिपिड्स भी टूटेगा, वो भी टूटेगा. तो लिपोलाइसिस भी होगा. अगर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो लिपोलाइसिस भी होगा और प्रोटियोलाइसिस भी होगा. लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन. ये याद रखना. ठीक है. और देखो द एड्रेनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड GFR, जो अपन बता रहे थे. जो हम लोग GFR बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, सबसे अंदर रेटिकुलस आ रहे. तुम लोग याद रखना रेटिकुलेट जो होता है अंदर की तरफ ज़्यादा होता है, कैपिलरीज अंदर की तरफ ज़्यादा होता है. तो इनर लेयर को इतना बोल रहा है. अब देखो एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मेनी हार्मोन्स commonly called as corticoids बोलते हैं. द corticoids which involve in carbohydrate metabolism is called as glucocorticoids. नेचुरल सा बात है, कार्बोहाइड्रेट पे क्या होता है, ग्लूकोज होता है. ग्लूकोज से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से रिलीज हो गया. मतलब नाम रख दिया. इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल is the main glucocorticoids. Corticoids which regulate the balance of water and electrolyte is called as mineralocorticoids. तो जो ADH अपन बोलते हैं ना, वो वासोप्रेसिन होता है. वो सिक्रेट होता है तुम्हारा हाइपोथैलेमस में. और जो वाटर और बैलेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कॉर्टिकॉइड्स, उसको बोलते हैं, उसको मिनरल कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं. और ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है ना. तो इसका नाम हम लोग एल्डोस्टेरोन बोलते हैं. इट्स द मेन. तो 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 किडनी, तुम लोग किडनी जब पढ़े होगे एक्सक्रीशन वाले चैप्टर, उसमें तुम लोग पढ़े होंगे ना कि जो वाटर का जो मतलब जो ब्लड का
कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो जीएफआर मतलब जीएफआर का वैल्यू अगर कम कम हो जाता है, तो जो हार्मोन प्रेजेंट होता है ना, मतलब जो जीएफआर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रेनिन होता है, वासोप्रेसिन होता है, एडीएच होता है ना, और एक होता है एल्डोस्टेरोन। तीन हार्मोन होता है। और अगर बढ़ जाता है तो उसको नॉर्मल कम करने के लिए, अपन यहाँ से एट्रिया, एट्रिया मतलब हार्ट का एट्रिया से सिक्रिएट होता है। उसका नाम हम लोग बोलते हैं एट्रिया से जो सिक्रीट होता है, जो मतलब ऊपर का जो हार्ट में एट्रिकल और वेंट्रिकल होता है, तो एट्रिकल से जो सिक्रीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एएनएफ, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर का नाम होता है, जो कि क्या करता है, डायलेशन का काम करता है। मतलब जो वेसल्स होता है उसको डायलेट कर देता है, और जो जीएफआर होता है उसका थोड़ा सा मतलब नॉर्मलाइज कर देता है अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो। अब देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूको का फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज का, इसलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस बोल रहे हैं। अब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन से, तो लिपोलाइसिस भी होगा, प्रोटियोलाइसिस भी होगा, एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। Cortisol is also involved in metabolism of cardiovascular system as well as kidney function. Glucocorticoids and particularly cortisol produce anti-inflammatory reaction and suppresses the immune responses. Cortisol stimulates RBC production and aldosterone. ये भी इरेथ्रोपोइटिन के लिए हम लोग पढ़ा था। थायरोक्सिन भी रिस्पॉन्सिबल था और कॉर्टिसोल भी रिस्पॉन्सिबल है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए। Aldosterone acts mainly on the renal tubule and stimulates reabsorption of sodium and water and excretion of potassium phosphate ion. Thus, aldosterone helps in maintenance of electrolyte, body volume, osmotic pressure, blood pressure. Small amount of androgenic steroid also secreted by adrenal cortex, which play an important role to axial hair, pubic hair, इतना puberty। तो पानी के लिए हमने जो इलेक्ट्रोलाइट एल्डोस्टेरॉन का बात करा था वो करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है ना। यहाँ पे देखो एंड्रोजेनिक जो स्टेरॉइड्स होता है ऑल्सो सिक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स विच प्ले इन रोल ऑफ एक्सियल हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी रिलीज के लिए हार्मोन सिक्रेट होता है कॉर्टेक्स से, वो कॉर्टिसोल क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है हार्मोन्स का, मतलब एयर का। अब पैनक्रियाज आते हैं हम लोग। Pancreas is a composite gland, ठीक है, which act as a both exocrine and endocrine. Endocrine pancreas consists of isolate of Langerhans. There are about 1 to 2 millions of the isolate of Langerhans in a normal human pancreas, representing 1 to 2% of the pancreas tissue. The two main type of cells on the isolate of Langerhans are alpha cells and beta cells. इसको secrete a hormone glucagon and the beta cell secrete a hormone insulin. तो इंसुलिन कौन सिक्रेट करता है, बीटा सेल करता है, और अल्फा सेल क्या सिक्रेट करता है, ग्लूकागॉन करता है। तो अब हम लोग देखते हैं दोनों सेल्स का मतलब जो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स है, हार्मोन्स क्या क्या फंक्शन करता है, फंक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। अब देखो, ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन एंड प्ले एन important role in maintaining the normal blood glucose level. Glucagon act on the liver of the hepatocyte and stimulate the gluconeogenesis, resulting in the increase in blood sugar hypocalcemia. And in addition, these hormones stimulate the process of gluconeogenesis, which also contribute to the hyperglycemia. And glucagon reduces cellular glucose uptake and utilization, and this glucagon is an hyperglycemic hormone. तो देखो, सिंपल शॉर्ट में एक हम लोग तुमको शॉर्टकट बता रहे हैं। ग्लूकागोन क्या करता है ना, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड में उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो अब बढ़ा दे रहा है, तो ये ब्लड में कब बढ़ रहा है,
जब जो सेल्स है, सेल्स में अपटेक कैंसिल हो जा रहा, तब जाके ना इसका ग्लूकोज बढ़ रहा। अगर अपटेक होगा तो भी ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए इसको हाइपरग्लाइसेमिक कर रहा। और इसका सेम उल्टा काम क्या इसका है, इंसुलिन का है, जो अल्फा सेल बीटा सेल सिक्रीट कर रहा है, बीटा सेल जो सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है तुम देखे होगे, यहाँ पे बनाते हैं। इंसुलिन क्या जब जो डायबिटिक पेशेंट होता है, उन लोगों का जो शुगर लेवल होता है ना डायबिटिक पेशेंट का, वो शुगर लेवल कम होता है, नहीं नहीं शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, तब ना जाके उनका कमी हो जाता है, मतलब सेल्स में उनका अपटेक नहीं होता है। तो इंसुलिन अपन उसको इंजेक्ट करा देते हैं इंजेक्शन से। तो क्या करता है ना, इंसुलिन क्या करता है, सेल में जो जो ग्लूकोज है उसका जो रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट कर देता है, और इसका अपटेक को बढ़ा देता है। तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अब ब्लड में कंसंट्रेशन कम हो गया तो हाइपोग्लाइसेमिक बोलते हैं इसको, इंसुलिन को, और हाइपर ग्लाइसेमिक बोलते हैं इसको, ग्लूकागोन को। तो ये दो कंसेप्ट है। देखो, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन विच प्ले अ मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टैसिस। इंसुलिन acts mainly on the hepatocytes and adipocytes and enhances cellular glucose and utilization. As a result, there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocytes, adipocytes, resulting in the decreased blood glucose level. Hypoglycemia. Insulin also stimulates the conversion of glucose to glucogenesis. इसका और एक काम है, तुम लोग देखो इंसुलिन कैसा हार्मोन है, हाइपोग्लाइसेमिक, मतलब ब्लड का कंसंट्रेशन कम कर रहा। अब अगर मान लो सेल्स में ब्लड का हमको नहीं चाहिए, सेल्स में इनफ है ग्लूकोज का कंसंट्रेशन, तो ये क्या करेगा, ये जो लिवर होता है ना, लिवर में स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज होता है, तुम लोग जानते होंगे। तो ग्लूकोज टर्न इनटू ग्लाइकोजन टर्न हो जाता है। तो जो ग्लाइकोजन में टर्न हो जा रहा, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो रहा है ना। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो रहा ना, उसी को बोल रहा है यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस, देख लो। इन द टारगेटेड सेल, टारगेटेड सेल मतलब लिवर का वहाँ पे नाम नहीं दिया। द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन द ब्लड दस मेंटेन बाय जॉनली दोनों, क्योंकि एंटागोनिस्टिक है दोनों। अ प्रोलॉन्ड हाइपोग्लाइसेमिक लीड टू अ कम्प्लेक्स डिसऑर्डर डायबिटिक मेलाइटिस। देखो, हम लोग ने पढ़ा था यहाँ पे, जो अगर ब्लड में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है ग्लूकोज का, तो क्या होता है, हाइपर ग्लाइसेमिक हो जाता है through urine and formation of harmful compound of the ketone body. Diabetic patients are successful treatment. Diabetic patients are successful treatment in in patient. हाँ, क्लास ले रहे, रुके, ठीक, कॉल आया था थोड़ा। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुल ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। ठीक है, तो इंसुलिन हम लोग दे देते हैं, तो सेल्स में अपटेक हो जाएगा ग्लूकोज का। अब देखो, टेस्टिस आते हैं, टेस्टिस और ओवरी। ये तुम लोग पता है, तुम लोग पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, अगर यहाँ समझ गए ना तो वहाँ पे तुम लोग को दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यही तो कंसेप्ट है वहाँ पे जो कि मेनली बच्चा लोगों का कंफ्यूज होता है। और बाकी सब होता है एम्ब्रियोलॉजी वगैरह, तो वो तो एनसीईआरटी में कम ही दे रखा है, तो तुम लोग को इतना पढ़ना भी नहीं है ना। तो देखो, टेस्टिस हम लोग फास्ट रीडिंग करेंगे और इसका कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइन्स नहीं। A pair of testes is present in the scrotal sac. Scrotal sac. Scrotal sac उसको बोलते हैं जो जो कैनाल होता है ना, यहाँ पे जो हम लोग का जो पेल्विक में कैनाल होता है, कैनाल से जो हंग करता है, हंग करता है एक स्क्रोटल सैक। तो स्क्रोटल सैक यही वाला बोलते हैं, जो टेस्टिस, उसके अंदर ही टेस्टिस होता है, उसके अंदर ही टेस्टिस होता है दो, एक राइट टेस्टिस और लेफ्ट टेस्टिस होता है ना। तो वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोटल सैक बोलते हैं।
of the male individual. Testes perform dual functions as a primary sex organ as well as endocrine system. Testis is composed of seminiferous tubules and stromal intestinal tissue, Leydig cells, interstitial cells, which present in the intertubular spaces present between produces a group of hormone called as एंड्रोजन मेनली टेस्टोस्टेरोन. ठीक है. तो टेस्टिस कंपोज होता है. देखो टेस्टिस बड़ा एक हम लार्ज व्यू बनाते हैं टेस्टिस का, तो ऐसे होता है. तो उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, बहुत सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है. तो उसके बीच में मान लो ये दो दो सेमिनिफेर, ये एक हो गया, ये दो, ये दूसरा हो गया, ये दो हमने ट्यूब्यूल बनाया. तो बीच में जो सेल्स होता है ना, उसी का नाम अपन क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स नाम देते हैं, लेडिक सेल्स. और लेडिक सेल्स क्या करता है, एलएच के प्रेजेंस में, एलएच कहाँ से सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी से, वो आके इसको स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल्स को टू सिक्रेट एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन. एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, अंदर जाएगा, इसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अंदर जाएगा. तो अंदर जाके जो जो सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल्स में एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का प्रोडक्शन बनाएगा. नहीं, सर्टोली सेल्स क्या एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है, उससे ये एंड्रोजन बाइंड हो जाएगा और एंड्रोजन बाइंड होके स्पर्मेटोजेनेसिस में काम करेगा. ठीक है. देखो एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस है ना, सेमिनिफेरस सेमिनल वेसिकल्स, जो वेसिकल्स होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एक्सेट्रा. दीज हार्मोन स्टिमुलेट मसल ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सियल हॉर्न, एग्रेसिवनेस, लो पिच वॉइस. तो अगर एंड्रोजन ज़्यादा है ना किसी का बॉडी में, तो उसका बेस ज़्यादा होता है, जो इसीलिए जो मेल होते हैं, इसका तुम लोग पढ़ोगे एनसीईआरटी में भी दे रखा है क्लास 12 में. जो मेल्स होते हैं उसमें एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. इसलिए क्या होता है कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उनका हाई बेस होता है, और लड़की लोग में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन कम होता है, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब कम है तो बेस नहीं होगा, तो हाई पिच होता है लड़की लोग का. अब तुम लोग पढ़ोगे इंग्लैंड में बहुत सारे क्वायर ग्रुप थे, क्वायर ग्रुप जो ला 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 ऐसे करके गाना जो गाते थे, उन लोग में पिच बहुत ज़्यादा हाई रखना पड़ता है. तो हम लोग क्या करते थे उसमें, मतलब पहले हम लोग ने पहले एंशियंट के वहाँ पे जो आदमी लोग हैं, मतलब जो मास्टर्स होते थे क्वायर ग्रुप के, वो लोग क्या करते थे, टेस्टिस को ही काट देते थे. अब टेस्टिस को काट दिए थे तो उसको बोलते, टेस्टिस को काट दिए तो एंड्रोजन का प्रोजेक्शन नहीं हो रहा. अब एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो जो बेस हो रहा था, बढ़ रहा था, वो नहीं बढ़ेगा. तो बेस नहीं बढ़ेगा तो मतलब उनका मतलब पीछा ही रहेगा. तो आवाज़ कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, मतलब गाना गाने लायक रहेगा उनका. क्रिकॉइडिज्म बोलते हैं इस फिनोमिनन को, जो काट देते हैं. क्रिकॉइडिज्म, सरकमकॉइडिज्म, क्योंकि सरकमसीजन होता है, फोरस्किन को काट देते हैं इससे पेनिस के, तो उसको उसको सरकमसीजन बोलते हैं. और एक क्रिकॉइडिज्म एक फिनोमिना है ये लोगों के लिए. ठीक है, ये समझ में. अब देखो एंड्रोजन प्लेज एन स्टिमुलेट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटो, यही जो बन रहा था स्पर्मेटो, जो सर्टोली सेल बना रहा था बाइंडिंग प्रोटीन, उसी से बाइंड हो जाता था. एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो. तो लिबिडो का भी देखो सेकेंडरी कैरेक्टर कौन डिसाइड करता है, फीमेल में एस्ट्रोजन सीक्रेट से डिसाइड करता है, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन डिसाइड करता है. सेकेंडरी मतलब प्यूबर्टी का बर्थ बोल रहा, तो प्यूबर्टी में क्या होता है, जो बाल होता है, बाल एक्सियल मतलब आर्मपिट्स का हेयर ग्रोथ होता है, प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ होता है, फिर फेशियल हेयर ग्रोथ होता है मेल में, छाती में बाल आता है, बॉडी में मतलब बाल आता है बेसिकली. तो उसी को अपन बोल रहा है कि ये सेक्सुअल मेल सेक्सुअल बिहेवियर लिबिडो का कैरेक्टरिस्टिक होता है. और दिस हॉर्मोन्स प्रोड्यूस एनाबोलिक मतलब सिंथेटिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड मेटाबॉलिज्म. तो एनाबॉलिक मतलब क्या होता है, एक होता है कैटाबॉलिक मतलब बनता है, और एनाबॉलिक मतलब तोड़ता है, तो तोड़ देता है सब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को.
ठीक है। अब हम लोग ओवरी पढ़ने जा रहे हैं। फीमेल ओवरी, फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरी लोकेटेड ऑन द एब्डोमेन। ओवरी इज अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन which produces ova during menstrual cycle. In addition, ovary also produce two groups of steroid hormone, estrogen and progesterone. Ovary is composed of ovarian follicles and stromal tissue. ठीक है, स्ट्रोमल टिश्यू जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, और ओवेरियन फॉलिकल जो होता है वो बाहर 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 रीजन में, मतलब कॉर्टेक्स में प्रोड्यूस इसका होता है, और स्ट्रोमल टिश्यू में हाई ब्लड वेसल्स होता है ना। तो ओवरी इज कंपोज ऑफ, इसका बात द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड मेनली ऑन द ग्रोइंग फॉलिकल। अब देखो तुम लोग जब पढ़ोगे रिप्रोडक्शन में कि जब फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है ना, तो एक थीका एक्सटर्ना और इंटरना आता है। तो थीका जो इंटरना होता है ना, उससे एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, एस्ट्रोजन का सिंथेसिस होता है उसी से, तो वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो थीका इंटरना है वो ओवा प्रेजेंट किस में है, ओवरी में है, तो ओवेरियन हार्मोन बोल दे रहे हो, क्योंकि बेसिकली ओवरी में ओवरी में ही है ना फॉलिकल, अभी तो बाहर तो नहीं निकला है, तो इसलिए बोल रहे कि ओवरी सिक्रेट कर रहा। तो सिक्रेटाइज एंड सिक्रीशन ऑफ ओवेरियन हार्मोन, मतलब ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल से आफ्टर ओवुलेशन क्या होता है, द रप्चर इज कन्वर्टेड टू स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटेम। तो जब देखो हम लोग पढ़े थे एलएच क्या करता है, एलएच ओवा को निकाल देता है, एलएच ओवा को निकाल लिया, ये ओवा है, तो जो ये मास ऑफ बॉडी था वो मतलब ओवरी तो रहेगा ना, मतलब यहाँ पे जो ओवा को निकाल दिया, और जो फॉलिकल्स का जो सराउंडिंग था कुछ पार्ट्स, जो बोलते हैं ना रप्चर्ड फॉलिकल का पार्ट, ये कन्वर्टेड हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। अब ल्यूटियम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ल्यूटीन प्रेजेंट होता है, और ल्यूटीन येलो कलर का होता है, तो येलो कलर का दिखता है, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम बोल दे रहा है। विच इज सीक्रेट मेनली प्रोजेस्ट्रॉन, ये प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट करता है। अगर ये प्रेजिस्ट हो गया ना, तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट करेगा, लेकिन ये अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये फिर रप्चर हो जाता है हीमोरेजिम में, हीमोरेजिक फिर ख़त्म हो जाता है, फिर डिग्रेड हो जाता है। एस्ट्रोजन देखो, अब देखो एस्ट्रोजन प्रोवाइड्स ए वाइड रेंज एक्शन एंड स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्शन ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो फीमेल में है वो एस्ट्रोजन प्रोवाइड कर रहा, और मेल में टेस्टोस्टेरोन प्रोवाइड कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल एंड अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जैसे हाई पिच वॉइस, वो एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट वो भी एस्ट्रोजन करवाता है। ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। अब प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। Progesterone also acts on mammary gland and stimulates the formation of alveoli, sac-like structure stored milk and milk secretion. तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। देखो जब ये जो यूट्रस होता है ना, जो यूट्रस अपन बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो यूट्रस में मान लो है ना, ये यूट्रस अपन बना रहे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग था, ठीक है, वो हमको रोक के रखना है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर ये डिग्रेड हो गया तो यहाँ यहाँ जो प्लांटेशन हुआ था ओवा का वो भी गिर जाएगा ना, तो इसको तो रोक के रखना, और रोकने का काम कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन करता है। और एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो इंडोमेट्रियम लाइनिंग का जो मिटोटिक डिवीजन है वो करवाता है एस्ट्रोजन, लेकिन जो प्रजिस्ट करता है, प्रजिस्ट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी करता है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मतलब सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, ये वाला समझा, ये इसी के बारे में बात कर रहा। और ऑल्सो मेमोरी ग्लैंड और स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ स्टिमुलेट एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्बुली। तो एल्बुली बनाता है मेमोरी ग्लैंड में, तो मतलब जो बच्ची जो मतलब जो गर्ल होती है, प्यूबर्टी अटेन होने वाले मतलब होते होते मतलब हो रही है, अभी हुई नहीं है, हो रही है मतलब तो उसमें जो एल्वुली का होता है ना, एल्वुली फॉर्मेशन सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करता है मिल्क को, और मिल्क सिक्रीशन को करता है, प्रमोट करता है, तो उसको उसका बढ़ाता कौन है, प्रोजेस्टेरोन करता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्मोन्स। बेसिकली हार्मोन्स का एक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हार्ट, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन। ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें इसमें तुम लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि इसका हम ट्रिक बता देंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो इसका होता क्या है, देखो पहले तुम लोग देख लो, ये
ये एक्स्ट्रा हार्मोन्स के बारे में बता दिया, एएनएफ वगैरह जो हम बता रहे थे, रेनिन जो प्रोड्यूस होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं अपन। एक्स्ट्रा क्या क्या बताया है इसमें। तो देखो, नाउ यू नो दैट द एंडोमेट्रियम ग्लैंड ऑफ दिस हार्मोन, हाउएवर आई मेंशन्ड अर्लियर, हार्मोन्स आर आल्सो सिक्रेटेड बाय सम टिश्यू, है ना, विच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फॉर एग्जांपल द एट्रियल वॉल, फॉर एग्जांपल द एट्रियल wall of our heart secrete a very important peptide hormone called as ANF, which decreases blood pressure, क्योंकि वो डायलेशन करवा देता है ब्लड वेसल्स का, तो डिक्रीज हो जाता है। व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, ANF is secreted which called dilation of the blood vessel, देख लो, this reduces the blood pressure. The juxtagamous cells of the kidney produce a peptide hormone erythropoietin which stimulate erythropoiesis. Endocrine cell present in between a part of gastrointestinal secrete four major type of hormones. तो जो हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें से फोर मेजर टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। गैस्ट्रीन सिक्रेट हो रहा है, सेक्रेटीन सिक्रेट हो रहा, सीसीके सिकोलेसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रो इनहिबिटरी प्रोटीन जीआईपी। गैस्ट्रीन जो देखो, गैस्ट्रीन का क्या काम होता है ना, एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एचसीएल। तो तुम ऐसे याद कर लो, गैस्ट्रीन का एचसीएल सिक्रीशन होता है, और जो जीआईपी का होता है वो रख देता है एचसीएल को। एंड पेप्सिनोजन तो अब एक्ट कर ही रहा है एचसीएल में, तो पेप्सिनोजन भी सिक्रेट होगा। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, वो कन्वर्ट हो जाता है बाई इनटू, मतलब एक्टिव हो जाता है पेप्सिन में। जो पेप्सिन जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन, मतलब पेप्टाइड जो होता है ना, बहुत सारा पेप्टाइड लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन को बोलता है, वो पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट, मतलब प्रोटियॉन्स में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल फ्रेगमेंट में, है ना। सिक्रेटिन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पैनक्रियास। एक्सोक्राइन मतलब एक होता है एंडोक्राइन, है ना, ये इंडोक्राइन था और ये एक्सोक्राइन है। तो एक्सोक्राइन सेल में एक्ट करता है और स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। तो यहाँ से बाइकार्बोनेट आयन और सिक्रीशन जो ड्यूडेनम में सिक्रेट होता है वो हो जाता है। सीसीके एक्ट ऑन बोथ पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर एंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूसेस रिस्पेक्टिवली। जीआईपी inhibit gastric secretion and motility. Several other non-endocrine tissue secrete hormone growth factor. These factors are essential for normal growth of tissue and their repairing regeneration. ठीक है, तो सीसीके का दो काम होता है, एक जाके लिवर में बाइल का जूस का सिक्रीशन करवाना, और पैनक्रियास से एंजाइम का सिक्रीशन करवाना। और जीआईपी क्या करता है, इनिबिट, नाम ही से पता चल रहा है ना, कुछ इनिबिट करता है, तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन इनिबिट कर देता है, मोटिलिटी को। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन सिक्रेटिन जो ग्रोथ फैक्टर्स होता है, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग और रीजनरेशन। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। देखो, हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट इन द targeted tissue by binding a special protein to the hormone receptor located on the targeted tissue. Hormone receptor present on the cell membrane on the target cell are called cell membrane bond receptor, and the receptor present inside the target cell are called as intracellular receptor. तो जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे सेल बाउंड रिसेप्टर, और जो अंदर में प्रेजेंट होगा रिसेप्टर उसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर present in the binding of hormone to the receptor leading to the formation of hormone receptor concept. Each receptor is specific to one hormone and hence receptor are specific. तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ये जो क्वेश्चन है ना, यह हार्मोन है, रिसेप्टर क्यों होता है। अरे यार,
तो हम लोग आते हैं, तो देखो each receptor is respect to one hormone and only hence is receptor are specific। तो रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है, ये तुमको पता होना चाहिए। हार्मोन का रिसेप्टिव, ठीक है, स्पेसिफिक रहता है। हार्मोन रिसेप्टर कंसेप्ट फॉर्मेशन लीड टू द केमिकल बायोकेमिकल चेंजेस इन टारगेटेड टिश्यू, target tissue metabolism, hence physiological function are regulated by hormones. One of the basic of their chemical nature, hormones can be divided into into groups। तो बहुत सारा ग्रुप्स है, 4 ग्रुप्स में अपन तोड़ दे रहे, जैसे पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन्स, इंसुलिन और ग्लूकागोन बोल रहे इसको, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, स्टीरॉयडल हार्मोन्स। देखो तो प्रोटीन और पेप्टाइड्स का एग्जांपल देखो, इंसुलिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जांपल पढ़ लेना। इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, पिट्यूटरी हार्मोन, जितना भी पिट्यूटरी हार्मोन है ना, और हाइपोथैलेमिक, कुछ कुछ का बात बोल रहा है, पूरा का बात नहीं कर रहा, ठीक है। स्टेरॉइड्स होता है, जैसे कॉर्टिसोल्स हो गया, एडीएस, मतलब वो जो एड्रेनल से सिक्रेट हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन, आइडोथ्रायोनिन, थायराइड का बात है, T3 और T4, T4, ठीक है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, अमीनो एसिड से बना है ये सब, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में, तो यहाँ देखो हम लोग ना शॉर्ट में समरी में बताते हैं, ये जैसे सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो ये सेल है, ये लिपिड का बना हुआ है। अब तुम लोग पढ़ोगे ना, लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, तो जो स्टेरॉयड और लिपिड्स होता है ना, ये क्या करता है, यहाँ पे रिसेप्टर इसको मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा ये, क्योंकि ये लिपिड लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, तो इसको दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वही जो होता है प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड पे तो सॉल्युबल नहीं होगा, है ना। प्रोटीन हो गया, फिर जो भी पेप्टाइड हो गया, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो गया, ये सब तो नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा ना, वो बाइंड नहीं होता, तो वो मेम्ब्रेन से मतलब सेकेंडरी सेकेंडरी जो हार्मोन है, वो सेकेंडरी रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा, और वो रिसेप्टर, सेकेंडरी रिसेप्टर जाके न्यूक्लियर में जाके बाइंड हो जाएगा न्यूक्लियर में, और फंक्शन करेगा। देखो, hormones which interact with the membrane bound receptor normally do not enter to the target cell but generate a, जो नहीं जाता, देखो जो जैसे प्रोटीन और पेप्टाइड जो नहीं जाता था, वो क्या करता है, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है, जिसका नाम है AMP IP3C कैल्शियम आयन, ठीक है, विच टर्न इनटू रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विद द इंटरसेलुलर रिसेप्टर, जो हार्मोन्स है जो इंटरैक्ट कर रहा है इंटरसेलुलर रिसेप्टर का, स्टेरॉयड हार्मोन्स और हाइड्रोथायरॉयड हार्मोन एक्सेट्रा, मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और द क्रोमोसोमल फंक्शन बाय इंटरैक्टिंग अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद अ जीनोम। अब देखो, क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन अ फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट, समझ रहे हो। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट, तो अगर ये मतलब ये जाएगा तो बाइंड होगा न्यूक्लियर से, तभी जाके फिजियोलॉजिकल में चेंजेस आएगा, मतलब प्रोडक्शन करेगा कुछ चीज़ का। तो देखो, हार्मोन्स आया रिसेप्टर में, रिस्पॉन्स वन जनरेशन ऑफ सेकेंडरी में से, ये जो बाइंड हो रहा था, जो पार नहीं कर सकता, मतलब प्रोटीन्स वगैरह का बात कर रहा है ये, तो वो पार नहीं कर सकता, तो वो पार नहीं कर सकता है, तो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है, जैसे साइक्लिक एम्पी और कैल्शियम, तो वो क्या करेगा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज शो करेगा, फिर जाके वो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स मतलब न्यूक्लिक एसिड से जाके प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन सिक्रेशन हुआ, प्रोटीन सिक्रेशन हुआ, प्रोटीन जाके फिर फिजियोलॉजिकल, मतलब जो जाके प्रोटीन सिक्रेशन हुआ, सेल से बाहर गया वो प्रोटीन, वो टारगेटेड सेल में जाके फिजियोलॉजिकल में चेंजेस में रिस्पॉन्सिबल हुआ, उसी को ओवेरियन ग्रोथ, जैसे ओवेरियन एग्जाम्पल दे दिया, ओवरी का ग्रोथ हो रहा है, कुछ वैसा। अब देखो, ये जो स्टीरॉयडल था लिपिड सॉल्युबल, वो जाके डायरेक्टली जाके हार्मोन रिसेप्टर कंसेप्ट बना दिया न्यूक्लिक एसिड में, है ना। यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन नाम दिया है इसका, क्योंकि यूटेराइन इसलिए बोला है क्योंकि यूट्रस में कौन जाता है, एस्ट्रोजन जाता है, तब बाइंड करता है, ठीक है।
देखो टिश्यू ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग का बात कर रही है। लाइनिंग का हम बोले थे मिटोटिक डिवीजन बनाता है, तो कौन बनाता है? एस्ट्रोजन बनाता है, तो वही बात कर रहा है। देखो एमआरएनए से प्रोटीन बना, प्रोटीन से वो कर दिया, तो एस्ट्रोजन इससे रिस्पॉन्सिबल होता है। एक प्रोटीन देखो, ए प्रोटीन का बता दिया और दूसरा स्टेरॉयड हार्मोन, यहाँ नोटिस कर दिया। पूरा थ्योरी में कहीं नाम ले लिया ऐसा कि लाइक डिजॉल्व लाइक वगैरह कंसेप्ट, लेकिन यहाँ दे दिया एग्जाम, इसमें दे दिया फोटो के नीचे में। तो ये था हमारा ये था हमारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें कुछ डाउट्स होगा तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हमको क्या जानना है। और बस हमसे जितना हुआ, मतलब हमको जितना नॉलेज था हमने उतना शॉर्ट करके तुम लोगों को बताया। 2 घंटा में तुम लोगों को कहीं शायद 2 घंटा से कम ही लगा होगा। कहीं पे तुम लोगों को कोई लेक्चर में 2 घंटा में इतना जल्दी तुम लोगों को इतना कंसेप्ट के साथ हर एक कंसेप्ट डिटेल में बताया हम लोग तुमको। ठीक है, देख लो, हम पीडीएफ ये वाला लिंक कर देंगे, इसमें कुछ छोटा छोटा डायग्राम वगैरह साइड में दिया हुआ है, तो तुम लोग 2x में भी देख सकते हो। अगर फिर तो लाइक बेल आइकन ऑन कर लेना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि और कुछ ऐसा ऐसा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। जो कंफ्यूजिंग होता है वही टॉपिक हम कवर करते हैं, है ना। और कुछ टॉपिक तुम लोग को लगा होगा तो कंसेप्ट उसमें डाल देना कमेंट सेक्शन में। हम कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को कवर हो जाए बिफोर नेट, है ना। ऑल द बेस्ट, और बोर्ड्स वाले लोगों को बिलीव है पढ़ना अच्छा से। चलो बाय बाय, टाटा।